हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंटों के बारे में। ठीक है ना। आपको पता लास्ट लेक्चर में हमने किसको फिनिश किया था, लेंथेनेट सीरीज के एलिमेंटों को। लेंथेनेट सीरीज के एलिमेंटों की जितनी भी केमिस्ट्री थी उसको हमने बहुत बढ़िया तरीका से समझा था। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर से हम शुरुआत करते हैं एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंटों के बारे में कि भाई एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है ना। सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंटों से रिलेटेड जितनी भी इसकी बेसिक बातें उनको बता देता हूं। ठीक है ना। जैसे ही आप लोगों के बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी, फिर हम एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंटों की प्रॉपर्टीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। उसके गुणों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि हमने लेंथेनेट सीरीज के एलिमेंटों में किया था कि इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में देखा था हम लोगों ने, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में देखा था, परमाणु विमानिक त्रिज्या के बारे में देखना था हम लोगों ने, चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। इसी तरीका से हम किसका डिस्कशन करेंगे, एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंटों में, किसका, गुणों का, अर्थात उसकी प्रॉपर्टीज का। ठीक है ना। तो शुरुआत करता हूं मैं किससे, इसकी बेसिक चीजों से। जितनी भी इसकी बेसिक चीजें उन सबको समझा देता हूं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई जो एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो कहां से कहां तक के होते हैं। ठीक है ना। तो देखो, आप लोगों को पता है जो एक्टिनेट सीरीज एलिमेंट होते हैं, एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट होते हैं, उनकी सीरीज कहां से चलती है, 90 से लेकर कहां से चलती है, 103। अर्थात 90 से लेकर 103 के जो एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं, एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट। इधर देखना बोर्ड की तरफ, 90 से लेकर 103 के जो एलिमेंट होते हैं वो किसको होते हैं, एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि भाई इनको एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट क्यों बोलते हैं। तो देखो, ये एलिमेंट किसके बाद होते हैं, एक्टिनम के बाद होते हैं। एक्टिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 89। एक्टिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 89, 89 होता है। ठीक है ना। तो 89 के बाद ये सीरीज स्टार्ट होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट। एक बार फिर समझना भाई, जो एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंटों को हम एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। जो 89 एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है, एक्टिनम का। ठीक है ना। 89 एटॉमिक नंबर किसका होता है, एक्टिनम का। और ये सीरीज एक्टिनम के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट। ठीक है ना। जिसको 5F सीरीज के एलिमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंटों की कितनी सीरीज होती है, दो। एक तो कौन होती है, 4F, और एक कौन होती है, 5F। 4F सीरीज के एलिमेंटों को आपने लेंथेनेट सीरीज के एलिमेंट बोला, तो कॉमन सी बात है 5F सीरीज के एलिमेंटों को आप क्या बोलोगे, 5F सीरीज के एलिमेंटों को आप क्या बोलोगे, एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये 5F सीरीज के एलिमेंटों को हम कौन सी सीरीज बोलते हैं, एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट। या ऐसा बोल सकते हो कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 5F ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो समझ जाना वो किसके एलिमेंट होंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। और एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में भी किसकी सीरीज होगी, वो एक्टिनेट एलिमेंटों की सीरीज होगी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार फिर से बता देता हूं, देखो भैया सुनो, इनको एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एलिमेंट किसके बाद स्टार्ट होते हैं, एक्टिनम के बाद स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना। ये सीरीज किसके बाद आती है, एक्टिनम के बाद आती है। तो एक्टिनम के बाद आने के कारण इस सीरीज के एलिमेंटों को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट। ठीक है ना। जो कौन सी होती है, 5F सीरीज के एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर 5F ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो वो कौन से सीरीज के एलिमेंट होते हैं, एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट होते हैं, जिसकी सीरीज कहां से चलती है, 90 से लेकर 103 तक। चलो ठीक है, यहां तक तो कोई बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अगली बात ये होती है कि जो एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट होते हैं ना, उनमें ज्यादातर तत्व किसको होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये होते हैं कि ये तत्व ज्यादातर प्रकृति में नहीं पाए जाते। इनको मानव ने खुद ने प्रयोगशाला में, जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रयोगशाला में इनका निर्माण किया था, इनका संश्लेषण किया था। इसलिए जो एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना। अगर एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंटों में प्रकृति में अगर सबसे ज्यादा मिलता है तो वो कौन मिलता है, यूरेनियम। ठीक है ना। सबसे ज्यादा कौन मिलता है, यूरेनियम। आप लोगों को पता है कि दुनिया की जो महंगी धातु होती हैं उनमें यूरेनियम का नाम पहले नंबर पर आता है। ठीक है ना। क्योंकि दुनिया की जितनी भी धातु महंगी होती हैं उनमें यूरेनियम, प्लेटिनम, ये सभी दुनिया की महंगी धातु होती हैं। ठीक है ना। तो यूरेनियम सबसे ज्यादा प्रकृति में पाया जाता है, किसमें, एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंटों में। एक बार फिर सुनिए ना, एक्टिनेट सीरीज के एलिमेंट प्रकृति में बहुत ही कम पाए जाते हैं। अगर उनमें सबसे ज्यादा प्रकृति में पाया जाता है तो वो कौन पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको मानव ने प्रयोगशाला में बनाए, अर्थात उनको लैब में संश्लेषित किया है। इसलिए मानव द्वारा संश्लेषित तत्व है। आप लोग जानते हो, अगर मानव द्वारा संश्लेषित तत्व है, इसलिए इन तत्वों को हम बोलते हैं परा यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। एक बार फिर सुनना,
92 तक के एलिमेंट तो हमको प्रकृति से मिल जाते हैं, ठीक है ना, मतलब वो प्रकृति में कहीं ना कहीं पर मिल ही जाते हैं। लेकिन 92 के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको मानव ने प्रयोगशाला में संश्लेषित किया है, अर्थात लैब में इनका संश्लेषण किया किसने, साइंटिस्टों ने, ठीक है ना। तो ये मानव द्वारा संश्लेषित तत्व हैं, इसलिए इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं, para यूरेनिक तत्व या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तभी तो एक स्टेटमेंट सुनते हो कि 92 के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको मानव ने प्रयोगशाला में संश्लेषित किया है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, para यूरेनिक तत्व या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? एक बार फिर सुन लेना, एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों में सबसे ज्यादा प्रकृति में अगर कोई मिलता है तो वो कौन मिलता है, यूरेनियम मिलता है, ठीक है ना। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मानव द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए तत्व हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, para यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक तो इसकी बेसिक केमिस्ट्री हो जाती है। उसके बाद आपको पता है कि एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों को हम किससे शो करते हैं, AN से, ठीक है ना। एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों को हम किससे शो करते हैं, AN से, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंटों को किससे शो किया था, LN से, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताई थी कि लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंटों को हम किससे शो करते हैं, LN से, और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों को हम किससे शो करते हैं, AN से। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना, एक बार फिर देख लेना, लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंटों को हम किससे शो करते हैं, LN से, और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों को हम किससे शो करते हैं, AN से। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बताई है वो एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों की बेसिक चीजें बताई हैं। भाई आपको बेसिक चीजें तो पता होना चाहिए उसके बारे में, जैसे ही बेसिक चीजें क्लियर होंगी फिर उसके हम टॉपिक लेंगे तो वो टॉपिक हमको ज्यादा इंटरेस्टेड लगेंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा सिंपल लगेगी हम लोगों को, ठीक है ना। तो जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों के लिए समझाई है वो एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों से रिलेटेड बेसिक चीजों को बताया है। चलो ठीक है, अब इसकी बारी बारी से इसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, जैसा हमने लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंटों में किया था। क्या पहले पॉइंट हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात की थी, दूसरे पॉइंट में हमने ऑक्सीकरण अवस्था की बात की, ठीक है ना। तो यहां पर भी वही काम करने वाले हैं, एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों के गुणों में पहली प्रॉपर्टीज का हम डिस्कशन करेंगे जिसका नाम कौन होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेडिंग डाल देता हूं, ठीक है ना, और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हम डिस्कशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इसको तो मैं टाल देता हूं और हेडिंग डाल देता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो आप लोग इधर, ठीक है, पहली हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेडिंग डाल देते हैं। पहली हेडिंग कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मेन हेडिंग क्या चल रही है आपकी, एक्टिनाइड श्रेणी के, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के गुण, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के गुण, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनमें से पहली प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कौन सी लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बारी बारी से इसकी एक एक प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों के लिए ले ली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बारे में देखिए आप लोग, तो इधर देखिए एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों के कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं यहां पर। एक्टिनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं तो एक्टिनाइड को मैंने किससे शो किया है, AN से शो किया है, ठीक है ना। और इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है RN, अर्थात कौन होता है, रेडॉन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 86। इसका 5f में कहां से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 0 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। 6d के अंदर 0 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप लोग, और 7s2 में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप लोग, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि s के अंदर तो हम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं, ठीक है ना। ये तो पूरे एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है ना। अब मैं किसी एक एटम को ले लेता हूं, जैसे मैं एक्टिनियम को ले लेता हूं, 89 को ले लेता हूं, ठीक है ना। तो ये सीरीज 89 के बाद स्टार्ट हो रही है, इसलिए 89 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो 89 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, मैं लिख देता हूं, दोनों कॉन्फ़िगरेशन को लिखूंगा मैं आप लोगों के सामने। इधर देखिए आप लोग, यहां पर मैं 89 के दोनों कॉन्फ़िगरेशन को लिखूंगा। एक तो तुम रेक्टिफिकेशन वाला कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एक तो उस कॉन्फ़िगरेशन को लिखूंगा, और एक कॉन्सेप्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि आपको पता है ये कॉन्फ़िगरेशन अपना कौन सा होता है, कॉन्सेप्ट बेस वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है। और आपको पता है बड़ी क्लासों के अंदर हम इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसको मैंने आप लोगों के लिए BSc फर्स्ट ईयर में सिखाया। इस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकालते हैं आप लोगों के लिए BSc फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत बढ़िया तरीका से रिप्रेजेंट करके इस
चीज को समझाया था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे निकालते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे निकालते हो, ठीक है ना। तो एक तो मैं ऐसा करता हूं एक्टिनियम का, एक जो तुम रेक्टिफिकेशन वाला कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, एक तो उसको लिख देता हूं और एक मैं कॉन्सेप्ट वाले को लिख लेता हूं, ठीक है ना। इन दोनों को लिखने के बाद फिर डिस्कशन करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, ठीक है। तो मैं दोनों को लिख रहा हूं, एक तो रेक्टिफिकेशन वाले को और एक कॉन्सेप्ट वाले को। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए रेक्टिफिकेशन वाला लिख देता हूं, जो है आप लोगों का 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6, यहां पर लिख दिया मैंने 3s2 3p6 3d10, यहां पर लिख दिया 4s2 4p6 4d10 4f14, यहां पर लिख दिया 5s2 5p6 5d10, ठीक है ना। फिर मैंने इधर लिख दिया 6s2 6p6 6d1, फिर लिख दिया मैंने 7s2, ठीक है ना। तो एक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका ये है, और इसी कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप कम शब्दों में लिखोगे, ठीक है ना, तो एक्टिनियम किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिनियम किसकी, नवासी की बात कर रहे हैं। तो नवासी वही Rn 86 5f0 6d1 और 7s2, ठीक है ना। ये इसका कॉन्सेप्ट बेस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इधर देखिए, देखो पहले तो आप अपने दिमाग में एक चीज फिक्स कर लो कि जो एक्टिनाइड सीरीज का जो एलिमेंट होता है ना एक्टिनियम, ये एक्टिनियम एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता, ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ध्यान में रखना, ये एक्टिनियम होता है ना, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। जैसे ही आप लोगों ने लेंथिनाइड सीरीज के एलिमेंट में देखा ना कि जो लेंथिनम था ना 57 वाला, वो 57 वाला एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं था, वो किसका था, डी ब्लॉक का एलिमेंट था। और यहां पर ये एक्टिनियम AC 89 वाला है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आप सोच रहे हो सर जब डी ब्लॉक के एलिमेंट है तो फिर इसको क्यों लिख रहे हो, भैया इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके बाद ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। 89 के बाद ही तो ये एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि एक्टिनम के बाद आने के कारण इस सीरीज के एलिमेंटों को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। जैसे हम वहां पर बार बार में किसकी बात करते थे, लेंथिनम की बात करते थे, क्योंकि वो सीरीज लेंथिनम के बाद स्टार्ट हो रही थी, ठीक है ना। ये सीरीज किसके बाद स्टार्ट हो रही है, एक्टिनम के बाद, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके मैंने दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये रहा जो जिसको आप रेक्टिफिकेशन में करते हो, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि इस बारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम बड़ी क्लासों में यूज नहीं करते। बड़ी क्लासों के अंदर आपको पता है कॉमन सी बात है, स्मार्ट तरीके यूज करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट बेस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है आप लोगों का। जैसे इन पूरे इलेक्ट्रॉनों को गिन के देख लो, 89 इलेक्ट्रॉन रहे हैं, और इनको गिन के देख लो ये भी 89 हो रहे हैं। 86 इलेक्ट्रॉन तो आपने ये भर दिए, 86 और 1 कितने होते हैं, 87, और 87 और 2 कितने होते हैं, 89। इन इलेक्ट्रॉनों को आप गिन के देखोगे तो ये भी 89 इलेक्ट्रॉन होंगे आप लोगों के, ठीक है ना। तो दो तरीके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, ये आपका रेक्टिफिकेशन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और नीचे वाला आपका कॉन्सेप्ट बेस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए कभी भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करो तो आप लोग इस वाले का यूज करना, क्योंकि बड़ी क्लासों में जो अपनी हाई लेवल इन क्लासों, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम कहां पर देखते थे, 11th क्लास में, ठीक है ना। इस कॉन्फ़िगरेशन को कहां पर रट्टा मारते थे आप, 11th क्लास में। अब रट्टा मारने का कोई काम नहीं, क्योंकि कॉमन सी बात है आप कॉलेज की क्लासों में, और कॉलेज की क्लासों में तो जितनी भी सारी चीज होती है वो स्मार्ट तरीके से आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो अपना कॉन्सेप्ट बेस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये नीचे वाला है, जिसको मैंने BSc फर्स्ट ईयर में आपके लिए बहुत बढ़िया तरीका से सिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। BSc फर्स्ट ईयर के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मतलब बहुत बड़ी तरीके से समझा चुका हूं, ठीक है ना। और एक बार जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दूंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे नहीं बात समझे। देखो अभी तो मेरा कोर्स चल रहा है रनिंग में, जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना तब मैं आप लोगों के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बार और निकालना बता दूंगा कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे निकालते हैं। फिलहाल में तो आप इतना ही मतलब रखो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ये है और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ये अपने रेक्टिफिकेशन वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है,
ये हम लोगों को यूज में नहीं लेना है। हम लोगों को स्मार्ट तरीके वाला यूज में लेना है, जो कॉन्सेप्ट बेस में। तो कॉन्सेप्ट बेस में जो हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो जो चीज आप लोगों की, जैसे कुछ चीज ऐसी है जो बेसिक चीजों से रिलेटेड होगी, उसको कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों के लिए समझा दूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे निकालते हैं, ये आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में भी मैंने सिखा दिया था, और यहाँ पर जब कोर्स कंप्लीट होगा तब भी आप लोगों को एक बार इसको भी मैं सिखा दूंगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, लेकिन जो मेरे से पहली बार ऐड हुए हैं, जो मेरे से पहली बार इस मतलब ऐप पर जुड़े हैं, ठीक है ना। काफी स्टूडेंट तो ये ऐप से जुड़े हुए मेरे से सब पढ़े हुए हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट है शायद वो नहीं जानते हो। तो मैं एक काम करूंगा, लास्ट में जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों के लिए एक बार और बता दूंगा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जिससे कि आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना। अब देखो, इस रेक्टिफिकेशन वाले कॉन्फ़िगरेशन में कभी कोई स्टूडेंट जैसे इसको भी कर रहा हो तो इसको गलत मत कर देना। जैसे कि ऐसा मत करना कि हर जगह पर आप कॉमा मत लगा देना कि यहां पर भी कॉमा लगा दिया, यहां पर भी कॉमा लगा दिया, यहां पर भी कॉमा लगा दिया, यहां पर भी कॉमा लगा दिया। नहीं, कॉमा आपको कोर्स के बेस पर लगाना है। कोर्स के बेस पर कैसे, इधर देखो, देखो मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया। क्यों कॉमा लगाया? क्योंकि इसका कोर्स या सेल कौन है, 1, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमा लगाया क्योंकि इन दोनों को मैंने इस किस में बंद कर दिया, कोष्टक में बंद कर दिया। अरे हो गई ना कॉमा के बीच में बंद, ये तो कौन सा होगा, 1s कोर्स। अब देखो कॉमा फिर मैंने कहां पर लगाया, यहाँ पर, क्योंकि ये कौन सा कोर्स हो गया, आपका दूसरा कोर्स। फिर मैंने कॉमा कहां पर लगाया, यहाँ पर, क्योंकि ये कौन सा कोर्स हो गया, आपका तीसरा कोर्स। फिर मैंने कॉमा कहां पर लगाया, यहाँ पर, क्योंकि ये कौन सा कोर्स हो गया, आपका चौथा कोर्स। जबकि देखो इनके बीच में मैंने कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाया। क्यों नहीं कॉमा लगाया? क्योंकि वो तो चौथा कोर्स है आप लोगों का। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद अगला कॉमा मैंने कहां पर लगाया, यहाँ पर। इसका मतलब ये कौन सा कोर्स हो गया, आपका 5वें नंबर का कोर्स हो गया। उसके बाद आप लोगों को पता मैंने कॉमा कहां पर लगाया, यहाँ पर, ये कौन सा कोर्स हो गया, 6ठे नंबर का कोर्स। फिर मैंने कॉमा कहां पर लगाया, यहाँ पर, अर्थात ये कौन सी नंबर का कोर्स हो गया, 7वें नंबर का कोर्स हो। तो आप कॉमा भी लगाते हो ना, कॉमा, तो कॉमा भी भाई कॉन्सेप्ट बेस से ही लगता है। ऐसा नहीं कि मन में आई यहाँ पर भी कॉमा कर दिया, यहाँ पर सब जगह कॉमा कर दिया। ध्यान में रखना, गलत हो जाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर देखिए कॉमा मैंने यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कौन सा कोर्स है, 5वां कोर्स है। ये कौन सा कोर्स है, 6ठा कोर्स है। और ये कौन सा कोर्स है, 7वां कोर्स है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब कहने का मेरा मतलब हुआ कि जब कोर्स चेंज हो जाता है ना तो आप कॉमा लगा सकते हो, लेकिन अगर कोर्स सेम है तो फिर कॉमा नहीं लगा सकते। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर और यहाँ पर कॉमा लगाया, क्योंकि ये कोर्स कौन सा है, आपका दूसरा। ये कोर्स कौन सा, पहला। ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, और ये आपका 6ठा और ये 7वां कोर्स। इसलिए कॉमा भी आप लोगों को लगता है ना, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट बेस में लगता है, ठीक है ना। ऐसे ही मत लगा देना रेक्टिफिकेशन में लगा दिए, गलत हो जाएगा। ध्यान में रखना, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, बिगर कॉन्सेप्ट के कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। ज्यादातर जो केमिस्ट्री में चीजें होती है वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट बेस होती हैं। इसलिए किसी भी चीज में रट्टा मत मारो और एक एक चीज को समझ समझ के चलो, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसकी बात की है, इसमें कुछ चीज बताइए मैंने, कॉमा कहां पर लगाना, ध्यान में रखना इस बात को। और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर कॉमा लगाना है, यहाँ पर कॉमा लगाना है, और यहाँ पर कॉमा लगाना है, क्योंकि ये कोर्स अलग है, ये कोर्स अलग है, ये कोर्स अलग है। तो कॉमन सी बात है, आप कॉमा लगा सकते हो। तो ये तो इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 89 का लिख दिया। अब एक काम करते हैं, मैं पूरी टेबल आपके सामने बना देता हूं, ठीक है ना। और पूरी टेबल को बनाने के बाद फिर एक एक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से पूरे स्टूडेंट, कि भाई जितने भी स्टूडेंट हैं, जिस तरीका से आपने लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंटों को याद किया था ना, जितनी भी उसकी सीरीज थी, कहां से 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट पूरे आप लोगों ने याद किए। यहां पर भी भाई आप पूरे एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों को याद कर लेना। चाहे आप किसी फिल्म स्टार का नाम लिख देना, चाहे आप अपने फ्रेंडों का नाम से याद कर लेना, कैसे भी याद कर लेना। आपको लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों की सीरीज आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल आपको फेस टू फेस पता होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको सीरीज याद नहीं है, आप किसी भी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन नहीं कर सकते, आप किसी भी प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते, ना ही लिख सकते। क्यों? क्योंकि हर के अंदर, हर प्रॉपर्टीज के अंदर आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बना भाई, टेबल तभी तो बना पाओगे जब आपको प्रतीक और उनके नाम, परमाणु क्रमांक सब पता होंगे। आपको परमाणु क्रमांक, उनके नाम और प्रतीक ही पता नहीं है तो कॉमन सी बात है, आप टेबल कैसे बनाओगे। और अगर टेबल नहीं बनाओगे आप लोग, तो ध्यान में रखना एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर नंबर तभी देगा जब आप लोग टेबल बनाकर शो करोगे और फिर लैंग्वेज लिखोगे, ठीक है ना। क्योंकि सामने वाला पहले टेबल चेक करेगा, टेबल चेक करने के बाद फिर आप लोगों की लैंग्वेज देखेगा। ऐसा नहीं स्टार्ट हुई और आप लोगों ने लैंग्वेज लिख के आए, टेबल का आता पता नहीं है, ध्यान रखना नंबर काट लेगा वो आपके,
इसलिए शुरुआत किससे करोगे, टेबल बना देना। टेबल बनाने के बाद फिर डिस्कशन करना किसी भी टॉपिक का, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, चाहे वो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था हो, चाहे वो आपका परमाणु आयनिक ऊर्जा हो, चाहे आयनन विभव हो, कोई भी टॉपिक हो, टेबल पहले बनाना। टेबल बनाने के बाद फिर टॉपिक का डिस्कशन करना, जिससे कि एग्जामिनर टेबल को देख ले और टेबल देखने के बाद जितनी भी उससे रिलेटेड आप जो चीज लिखोगे उसको देख ले। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई ना। इसलिए लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट के जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट है, उनके परमाणु क्रमांक, प्रतीक और उनके नाम बिल्कुल आपको फेस टू फेस पता होना चाहिए। अगर फेस टू फेस पता है तभी उनकी प्रॉपर्टीज का आप डिस्कशन कर पाओगे। ठीक है ना। जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक बात बताओ, अगर आपको सीरीज का ही पता नहीं है तो फिर टेबल बनाओगे कैसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आप कैसे डिस्कशन करोगे। ठीक है ना, आगे मेरी बात समझिए। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को इसकी पूरी टेबल याद होनी चाहिए, चाहे आप किसी एक्टर के नाम पर कर लेना, चाहे किसी फिल्म स्टार, हाँ जो भी फिल्म स्टार है, एक्टर एक ही बात है, ठीक है ना, उनके नाम पे कर लेना या अपने फ्रेंडों के नाम पे कर लेना, कैसे भी कर लेना, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों की टेबल। ठीक है ना। तो अब मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पूरे एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों की टेबल बना देता हूं। ठीक है ना। टेबल बनाने के बाद फिर उनको याद करवाऊंगा। आप लोग याद कैसे करोगे इसको, ठीक है ना, याद कैसे करोगे और जितनी भी उससे रिलेटेड जो बात होंगी उसका डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो एक काम करता हूं, इसको पूरी को मिटा कर मैं टेबल बना देता हूं आप लोगों के सामने। ठीक है ना, तो बोर्ड की तरफ देखो आप लोग। देखो इस पूरी को मिटा देता हूं क्योंकि मुझे पूरी बोर्ड की जरूरत पड़ेगी अब। ठीक है ना, और मैं टेबल बना देता हूं। टेबल को बनाने के बाद फिर इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि आप टेबल को कैसे याद करोगे। ठीक है ना, तो देखो बोर्ड की तरफ आप लोग, लिख देता हूं यहां पर परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहां पर लिख दिया प्रतीक अर्थात सिंबल, यहां पर लिख दिए प्रतीक अर्थात सिंबल, यहां पर लिख दिए नाम, नेम, और यहां पर लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टेबल बनाने के बाद फिर मैं डिस्कशन करूंगा। तो देखो सबसे पहले मैं 89 को लिख देता हूं क्योंकि 89 के बाद ये सीरीज स्टार्ट होती है एक्टिनम के बाद। तो सबसे पहले मैं 89 को लिख देता हूं, फिर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। ठीक, इसको बोलते हैं एक्टिनियम, इसको बोलते हैं थोरियम, TH, यहां पर Pa, U, उसके बाद NP, उसके बाद होती है Pu, उसके बाद होती है AM, उसके बाद होता है CM, क्यूरियम बोलते हैं जिसको आप, उसके बाद BK, बर्केलियम, CF, कैलिफोर्नियम, इंसिटिनियम, 100 कौन होता है फर्मियम, FM, 101 होता मोलिब्डेनम, सॉरी मेंडेलियम, फिर उसके बाद NO, और उसके बाद फिर कौन होता है LR। ठीक है, इनके नाम लिख लो। इसको बोलते हैं एक्टिनियम, इसको एक्टिनियम बोलते हैं, इसको थोरियम बोलते हैं, इसको प्रोटेक्टिनियम बोलते हैं, इसको प्रोटेक्टिनियम बोलते हैं, इसको यूरेनियम बोलते हैं। इसको तो जानते ही आप अच्छी तरीका से, 92 होता है इसका यूरेनियम। इसका नेपच्यूनियम होता है,
नेपच्यूनियम, ये होता है प्लूटोनियम, ये कौन होता है, प्लूटोनियम होता है, ये अमेरिशियम होता है, ये कौन होता है, क्यूरियम होता है, ये कौन होता है, क्यूरियम, ये कौन होता है, बर्केलियम होता है, ये कौन होता है, बर्केलियम होता है, ये कौन होता है, कैलिफोर्नियम होता है, कैलिफोर्नियम होता है, ये कौन होता है, एंस्टिनियम होता है, ये कौन होता है, फर्मियम होता है, ये कौन होता है, मेंडेलियम होता है, मेंडेलियम, ये कौन होता है, नोबेलियम होता है, और ये कौन होता है, लॉरेंसियम होता है, ये कौन होता है, लॉरेंसियम। ठीक है ना। प्रोटेक्टिनियम, एक्टिनियम एसी नवासी, थोरियम TH90। मैं बोल देता हूँ आप लोगों के लिए, पहले एक काम करता हूँ, पहले सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, फिर बोल देता हूँ सबको एक लाइन से आप लोगों के लिए। ठीक है ना। कैसे याद करोगे, कैसे याद नहीं करोगे, वो सब कुछ बता दूंगा आपके लिए। ये हो गया Rn 86 5F0 6D1 7H2, फिर वही Rn 86 5F0 6D2 7H2, उसके बाद वही Rn 86, उसके बाद हो गया आपका 5F2 6D1 7H2, उसके बाद हो गया आपका 5F3 6D1 7H2, उसके बाद हो गया आप लोगों का 5F4 6D1 7H2। ठीक है ना। उसके बाद हो गया 86, आप लोगों को हो गया 5H6 6D0 7H2, फिर उसके बाद हो गया 86 वही 5F7 6D0 7H2, उसके बाद हो गया आप लोगों का 86 5F7 6D1 7H2। ये किसका हो गया आप लोगों का, 96 का हो गया। फिर 97 का हो गया 86 5F9 6D0 7H2। पहले पूरी टेबल को लिख देता हूँ। ठीक है ना। टेबल को लिखने के बाद फिर बताऊंगा कि किस तरीके से याद करोगे आप लोग। अब देखिए आप लोग, अब पूरे को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप याद करोगे। ठीक है ना। बोर्ड की तरफ देख लो आप एक बार। देखो अब पूरा फोकस आप बोर्ड पे कर दो। इस टेबल को आप कैसे याद करोगे, ठीक है ना, अभी आप लोगों के लिए बिल्कुल याद करके बता दूंगा कि आप लोग किस तरीके से याद करोगे। ध्यान से समझना पूरी टेबल को कि मैंने इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख दिए। अब आप सोचो सर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे याद करेंगे। टेंशन मत लो, अभी जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोग बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है ना। टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से बताता हूँ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले को। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से कि आप लोग सोच रहे हो कि सर कहीं पर तो डी के अंदर
अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर डी में 1 इलेक्ट्रॉन भर रखा है। ये ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आप लोगों को पता है लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंटों में भी ऐसा हो रहा था, कभी डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कभी एफ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कभी डी में जा रहा है, कभी एफ में जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एटम चाहता है, हर एलिमेंट चाहता है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो ना वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है ना। तो ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान कर लेते हैं। जैसे उनको पता लगता है कि यार हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वाली स्टेट में एग्जिस्ट करेगा या इस वाली स्टेट में हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, तो वो आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं। क्योंकि आपको पता है ये यहाँ पर 6d और 5f होती है ना, इनकी एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही कम होता है। एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे के लिए इलेक्ट्रॉन ले दे सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो ना वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। जैसे कि आप लोग डी ब्लॉक के एलिमेंटों में देखते हैं ना, कॉपर का और किसका, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते थे आप लोग कि ठीक है ना, इसमें क्या लिखते थे 3d5 लिखते थे, इसका क्या लिखते थे 3d10 लिखते थे। ये ऐसा क्यों होता था? हाफ फील्ड की वजह से। और ऐसा क्यों होता था? फुल फील्ड की वजह से। अर्थात हाफ फील्ड स्टेबल होता है, फुल फील्ड स्टेबल होता है, इसलिए ऐसा करते। तो उसी तरीका से एफ ब्लॉक एलिमेंट करते हैं भाई। एफ ब्लॉक एलिमेंट भी यही चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करेंगे कि ये 6d और 5f की एनर्जी डिफरेंस होता है ना, एनर्जी डिफरेंस वो बहुत ही कम होता है एनर्जी डिफरेंस। तो ये आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले दे सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन ले दे इसलिए सकते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग समझ में आ गए ना कि कहीं पर मैंने एफ में इलेक्ट्रॉन डाल रखा है, कहीं पर मैंने डी में इलेक्ट्रॉन डाल रखा, फिर एफ में पर डी में। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन दे दिया मैंने आप लोगों के लिए। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो, इसलिए वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले दे सकते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले दे सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बात तो समझ में आ गई। अब आप बोले सर ये बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर हम इसको कैसे याद करेंगे? लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंटों में तो आपने ट्रिक बता दी थी हम लोगों को भाई। लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंटों को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंटों में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि भाई इस ट्रिक से आप उस सीरीज को बना सकते हो। तो वही ट्रिक मैं एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों बना देता हूं। जैसे ही मैं ट्रिक को बताऊंगा आप लोग ये बोल दो सर कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंटों की इस टेबल को हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो सुनो ध्यान से समझना, पहले पूरी टेबल को एक्सप्लेन कर देता हूं। इधर देखो, ये कौन है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ये कौन है? प्रतीक, सिंबल। ये कौन है? नाम, नेम। और ये कौन है? इलेक्ट्रॉन विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इनके बारे में तो मैंने आपसे बोल दिया भाई, ये तो प्रत्येक स्टूडेंट को याद होने चाहिए, चाहे आप इनको किसी भी एंगल से करो, चाहे अपने फ्रेंड के नाम रखो या किसी फिल्म स्टार के नाम रखो या फिर किसी सिंगर का नाम रखो, किसी का भी नाम रख लो, कैसे भी याद करो, ये टेबल बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। मुझे ये टेबल डायरेक्ट याद है, ठीक है ना। जैसे आप लोग मिला लो, एक्टिनियम AC89, थोरियम TH90, प्रोटेक्टिनियम P91, यूरेनियम U92, नेपट्यूनियम N92, प्लूटोनियम P94, अमेरिशियम F95, क्यूरियम C96, बर्केलियम BK97, कैलिफोर्नियम CF98, इंसिटिनियम ES99, फर्मियम FM100, मैंडलिवियम MD101, नोबिलियम NO102, लेरोनशियम LR103। तो मुझे तो ये डायरेक्ट याद है, ठीक है ना। अब आप इसको किस तरीका से याद करो, आप मेरी तरीका से इसको डायरेक्ट याद करते हो या किसी फिल्म स्टार का नाम रखते हो या किसी सिंगर का नाम रखते हो या किसी फ्रेंडों का नाम रखते हो, वो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। मुझे ये टेबल डायरेक्ट याद है, तो अगर कोशिश करना अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाए तो बेस्ट है, अगर डायरेक्ट याद नहीं हो तो किसी फिल्म स्टार का नाम रख लेना या किसी क्रिकेटर का नाम रख लेना, जैसे भी आप लोगों से हो बिल्कुल आप इस सीरीज को याद कर लेना। मैं बार बार में एक यही बात बोल रहा हूं आप प्रत्येक स्टूडेंट कि लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट बिल्कुल आपके टिप्सों पर होने चाहिए। अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आप टेबल को बनाते देखो, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूं किसी भी एंगल से करो, प्रत्येक स्टूडेंट को ये टेबल पता होना चाहिए कि 90 से लेकर 103 के जो एलिमेंट होते हैं उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, उनके प्रतीक क्या होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं, ये प्रत्येक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सुनो, ये मैं मानता हूं परमाणु क्रमांक में कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोली थी आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। अब प्रतीक की मैंने बोल दिया आप लोग याद कर लोगे, कॉमन सी बात है, अगर प्रतीक याद है तो उनके नाम भी याद हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो आप लोग याद कर लोगे। अब बात आती है इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास की, सर ये तो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन विन्यास को हम कैसे करेंगे? कहीं पर तो आपने डी में इलेक्ट्रॉन डाल रखा है, कहीं पर एफ में डाल रखा, कहीं पर डी में, कहीं पर एफ में, तो सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। भैया कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है और कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट बना रखा है। कैसे कॉन्सेप्ट बना रखा है? एक बात सुनो मेरी बात ध्यान से यार,
कि यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये देखते हैं पहले हम कि डी में कहां पर इलेक्ट्रॉन भर रखा है और कहां कहां पर डी में बिल्कुल 0 इलेक्ट्रॉन भर रखा है। अगर हमें ये पता लग जाए ना तो हम प्रत्येक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कैसे? तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कहां कहां पर डी में इलेक्ट्रॉन भर रखा है और कहां कहां पर डी बिल्कुल खाली कर रखी है। तो इधर देखिए आप लोग, देखो सुनो, 89 में डी में इलेक्ट्रॉन है, 90 में डी इलेक्ट्रॉन है, 91 में डी इलेक्ट्रॉन है, 92 में डी में इलेक्ट्रॉन है और 93 में डी इलेक्ट्रॉन है। और एक कौन सा है आपका, ये 96 में डी में इलेक्ट्रॉन। देखो ये रहा आपको 96, तो एक तो 96 में डी में इलेक्ट्रॉन है आप लोगों का, ठीक है ना, और एक इनके अंदर आपका डी का इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 89 से लेकर और कहां तक 93 तक आपकी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और एक आपकी किसमें 96 के अंदर डी में इलेक्ट्रॉन है और एक आप लोगों का ये 103 में डी में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसका मतलब आप लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 89, 90, 91, 92 और 93। मतलब 89 से लेकर 93 तक आप लोगों की डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लिक हो गई दिमाग में कि यार इनमें तो डी में हमें इलेक्ट्रॉन भरना ही है, ठीक है ना, डी में इलेक्ट्रॉन है। और एक आपको 96 ध्यान में रखना है, 96 के अंदर भी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, देख लो आप लोग। और एक 103 ध्यान में रखना है, इनके अंदर डी में इलेक्ट्रॉन है, बाकी डी कंप्लीट रूप से खाली पड़ी है, देख लो आप लोग, ठीक है। डी के अंदर कहीं पर भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनको अलग कर दो आप लोग, ठीक है ना, इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो और इसको अलग कर दो। बाकी की आप लोग देख लो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। तो बिल्कुल हो गई ट्रिक। अपनी ट्रिक क्या हो गई कि हम पहले सीरीज सब कुछ रेडी करके कंप्लीट है ना, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, Rn 86 लिख देना, ठीक है ना, Rn 86 लिख दी। अब इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, आप तो इतना लिख देना Rn 86, 5f, 6d और 7s, ठीक है ना। आपको इलेक्ट्रॉन नहीं भरना, टेबल बना लिया आपने कंप्लीट, ठीक है, टेबल बना दी। टेबल बनाने के बाद तो देखो इनकी तो मैंने बोली दी, आप याद कर लोगे, ठीक है ना। फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का आपका जब नंबर आए ना, तो आप एक काम करना, पहले 89 को लिखना, ठीक है ना। पहले शुरुआत किससे करना, 89 से। 89 को लिख कर रख लेना। 89 का कैसे लिखोगे, Rn 86, 5f लिख लेना, 6d लिख लेना और 7s लिख लेना, ठीक है ना। अब आपको पता है कि 89 डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट तो है नहीं है, तो कॉमन सी बात है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में क्यों जाएगा। अरे भाई मेरी बात समझ में आ गई ना, 89 किसका है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कॉमन सी बात है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जिस ब्लॉक का एलिमेंट होता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जाता है। तो देखो 89 का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी के 2s में भर दिए, 2s में भरने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, डी में। एफ में तो भर नहीं सकते, एफ में इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि एफ ब्लॉक का एलिमेंट तो वो है ही नहीं है, ठीक है ना, वो तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो देखो 86, 88 और एक कितने हो गए, 89, ठीक है। 89 का लिख लिया, 89 को लिखने अब आपकी ट्रिक काम करना चालू कर देगी। 89, 90, 91, 92 और 93, यहां तक आपको पता कि आप डी में इलेक्ट्रॉन भरना है। फिर संख्या गिन के देख लेना, भाई गिनती तो आपको आती है, डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा ये श्योर है, ठीक है ना। फिर संख्या गिन के देख लेना कि हमारी संख्या जैसे 92 का लिखना है तो देख लेना, अब 92 में डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो गिन के देख लेना आप लोग कि आपके 92 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं नहीं हो रहे। 86 तो आपने पहले से कंप्लीट कर रखे, 86 इलेक्ट्रॉन तो आपने पहले से कंप्लीट कर रखे। 2-4 संख्या और देखनी है आप लोग, आराम से ऐड कर लेना। इसका मतलब 89, 90, 91, 92 और 93 इनमें डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 96 में डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 103 में इलेक्ट्रॉन जाएगा डी के अंदर, उसके बाद डी में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इसका मतलब फिर उस कंडीशन में आप लोगों को डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने करने हैं, 0 करने। जैसे सपोज करो और कोई आप लोगों से, जैसे सपोज करो मैं आप लोगों से 98 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करवा दूं, ठीक है ना, 98 का करना, ठीक है ना। कोई पूछ ले भैया 98 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आपको कैसे करना है 98 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। सुनो मेरी बात, मेरे एंगल से सोचो, मैं आपके एंगल से सोच रहा हूं, कैसे। क्या किसी ने पूछ लिया क्या 98 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आपको क्या दिमाग लगाना है, क्या सर ने ऐसा बोली थी कि 89, 90, 91, 92 और 93 एक तो संख्या, और 96 और 103 इनमें डी में इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी डी में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं, अर्थात डी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 0। तो कॉमन सी बात है, जैसे ही 98 का नंबर आएगा आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, अर्थात डी में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता है। इसका मतलब अब डी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि 0 आने वाला है, क्योंकि संख्या मैंने याद ही करवा दी, 89, 90, 91, 92, 93
96 और 103, इनमें डी में इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी डी हर जगह पर खाली, अर्थात डी में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 0। तो अब 98 देखा तो 98 से एक चीज क्लिक हो गई, क्या क्या डी में तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अब आपके पास कितनी ऑर्बिटल बची, 2 बची, एक तो एस की बची और एक एफ की बची। तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अब एफ में इलेक्ट्रॉन भर के देख लो, आपको पता लग जाएगा कैसे। इधर देखिए, देखो सुनो, 98 का लिखना है, ये लो Rn 86, ठीक है ना, Rn 86 इलेक्ट्रॉन भर लिए। और दिमाग में पता है, दिमाग में क्या बात पता है कि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो लिख लो, यहां पर लिख दिया 5f, ठीक है ना, यहां पर लिख दिया 6d और यहां पर लिख दिया 7s, ठीक लिख दिया ना, 5f लिख दिया, 6d लिख दिया और 7s। और आपको पता है कि डी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन 0 रहने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका लिख रहे हो, 98 का लिख रहे हो, तो ये लो 0 लिख दिए, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन मुझे कितने करने, 98 करने। और एस में तो देख लो हर कंडीशन में 2-2 इलेक्ट्रॉन। ये जो उल्टे सीधे इलेक्ट्रॉन हो रहे थे वो किस में हो रहे थे, डी में, और किस में हो रहे थे, एफ में हो रहे थे। एस में तो सबके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है ना। तो 86 और 2 कितने होते हैं, 88 होते हैं। 88 लिखना हमें किसका, 98 का लिखना है यार। तो एक बात होता, 88 और 10 कितने होते हैं, 98। इसका मतलब एस एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या प्रॉब्लम आई आपको, अगर कोई 99 का लिख दो तो कुछ नहीं है, 10 से 11 कर दो यार, 100 का 12 कर दो, 101 का 13 कर दो, 102 को 14 कर दो, और फिर 103 में तो फिर 14 होंगे ही, क्योंकि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा आपका। मैंने पहले ही संख्या याद करवा दी, 89, 90, 91, 92, 93, 96 और 103, ये याद रखनी है आपको। इनमें डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी का कोई सा भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, 0 होगा। अब 98 का चेक करके देख लो, आपका 98 का यही था ना, 10 थे ना यहाँ पर, ठीक है ना। आपका 98 का चेक करके, ये रहा आपका 98, ये रहा कैलिफोर्निया, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो ऐसे आप लोगों को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना है। कोई सामने वाला कोई सा भी बोल दे, आप लोगों को दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि सर ने हमको पहले ही याद करवा दिया। हमें ध्यान में क्या रखना है, 89, 90, 91, 92, 93, 96 और 103, इनके अंदर डी में इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी डी जहां जहां पर है वहां वहां पर डी में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0 इलेक्ट्रॉन होगा। और एस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एस में तो हर जगह देख लो 2-2 इलेक्ट्रॉन है। एस में तो सभी जगह देख लो 2-2 इलेक्ट्रॉन है। और डी मैंने याद ही करवा दी, तो कॉमन सी बात ही, बच्चे कुछ एफ के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन, अगर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो कॉमन सी बात है वो सारे इलेक्ट्रॉन फिर किस में जाएंगे, एफ में जाएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको बता ही दिया मैंने, क्यों, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में वो अपने आप को स्टेबल करते हैं। भाई ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने लिखा ना, इसमें हर एटम जो भी अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, इसमें अपने आप को वो स्टेबल करते हैं, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ऐसे इस सारणी को आपको याद करना है, ऐसे इस टेबल को आपको याद करना है। हो गई टेबल। अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंटों के इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में आप लोग लिखिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप लोग लिखिए, तो बिल्कुल सही बात है, आप लोग बिल्कुल टेबल बना देना। ये याद करने की मैंने आपसे बोली दी, इसको याद कर लोगे, इसको याद कर लोगे। और इसकी ट्रिक तो मैंने आपको बताई दी, 89, 90, 91, 92, 93, 96 और 103, इनमें डी में इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी डी हर जगह पर खाली पड़ी है। आप कोई कैसा भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ट्रिक मैंने आपको बता दी। यही ट्रिक मैंने किस में बताई थी, लेंथिनाइड में। लेंथिनाइड के अंदर भी ट्रिक बताई थी और यहाँ पर एक्टिनाइड में भी ट्रिक बता दी, ठीक है ना। आराम से कर लेना। फिर भी किसी स्टूडेंट को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। प्रत्येक स्टूडेंट को हर टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए। रट्टा कहीं पर नहीं मारना, और जहां पर रट्टा मारने की जरूरत है वहां पर मार लो। जैसे कि आपको बताए, यहां पर इनको याद करने में अगर सपोज करो आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़े तो मार लो ना यार। भाई यहाँ पर अगर रट्टा मारने से ये चीज हमारी क्लियर हो रही है तो रट्टा मारने में क्या प्रॉब्लम है। और इनमें तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। माना कि जैसे कि एक्टिनियम का कितना होता है, 89 होता, तो होता है, उसमें कोई क्या करेगा, कोई क्या समझाएगा, आगे नहीं बात समझ में। तो आप इसको रट्टा मार के करो, कैसे भी करो, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए बस। 100 बातन की एक बात ये, आप किसी भी एंगल से करो, ये टेबल आपको प्रत्येक स्टूडेंट को याद होनी चाहिए, तभी जाकर उनकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करोगे। अगर ये टेबल याद नहीं है तो ध्यान में रखना, किसी भी प्रॉपर्टीज का आप डिस्कशन नहीं कर सकते, चाहे वो कोई सी भी प्रॉपर्टीज हो। और ये तो आपको भी पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होगी तो पूरी टेबल लिखनी पड़ेगी, परमाणु आयनिक त्रिज्याओं की बात होगी तो पूरी टेबल लिखनी पड़ेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात होगी तो पूरी टेबल लिखनी पड़ेगी। तो याद ही कर लो ना, जब हर जगह पर वो टेबल आ रही है, आपको बार बार में टेबल आ रही है, टेबल के बिना कुछ नहीं है, तो बिल्कुल आप टेबल ही याद कर लो फिर। और ज्यादा तो है नहीं, 14 एलिमेंट उसके, 14 एलिमेंट इसके।
भाई 14 तो 4f सीरीज के हैं और 14 किसके 5f सीरीज के हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? लेंथेनाइड सीरीज को कर लो बढ़िया और एक्टिनाइड सीरीज को कर लो, आराम से याद हो जाएगी, कर लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो आज का लेक्चर तो यहीं तक रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली प्रॉपर्टीज का हमने डिस्कशन कर लिया आज के लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।